हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही है हमारी। आज जो है इसका लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 7। चैप्टर 7 है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें क्या जो है लाइफ लाइन्स हैं। लाइफ लाइन्स क्या क्या होती हैं? अब जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जो है इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसी तरीके से आप संचार को देखें, परिवहन और संचार जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं इसमें। बंदरगाह हैं हमारे, तो ये सभी जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। तो आज हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है, ये सारी जीवन रेखाओं से संबंधित जो प्रश्न है इस चैप्टर में, उन सभी को देखने वाले हैं और इन क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी जो गलियारे से जुड़े हैं? पूर्वी पश्चिमी, देखिए भारत का आपको जो है मैप यहाँ पे लगा हुआ है। मैप में आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो पूर्व पश्चिम यही है पूर्व पश्चिम। यहाँ पर जो है गलियारे दिखाए गए हैं पूर्व पश्चिम में। कौन सा गलियारा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोरबंदर है, पोरबंदर गुजरात में है, और यहाँ पर सिलाचर जो है आपका असम में। तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर दक्षिण गलियारा कौन सा है? उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी, ये जो है हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है। एक और क्वेश्चन जो है हम अगर देखें, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्णिम चतुर्भुज है भारत में, जो भारत के मुख्य शहरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो जोड़ता है वो स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो इसमें अपने हमने उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज देखा। क्वेश्चन में पूछा पूर्व पश्चिम गलियारा, अब आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कौन सा है? सिलचर और पोरबंदर के मध्य जो है ये पूर्व पश्चिम गलियारा है। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ये इसमें मैप में आप जो है अच्छे से भी देख सकते हैं कि पोरबंदर और सिलचर जो है ये हमारा, पोरबंदर कहां पर है? गुजरात में। सिलचर कहां है? असम। इससे संबंधित कुछ चीजें भी जान लेते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा, इसका जो निर्माण है वो असम से पोरबंदर, सिलचर जो है असम में, पोरबंदर गुजरात तक है। उद्देश्य क्या रहा इसका निर्माण का? पूर्वोत्तर जो राज्यों को पश्चिम भारत से जोड़ना। तो यहाँ पर जो है पश्चिम से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ना और व्यापार व आवागमन सुगम कराना, मतलब लोगों के लिए आना जाना इजी हो जाए और व्यापार में जो है वृद्धि हो। उत्तर दक्षिण गलियारा की बात की थी हमने। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, वही लिखा है कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में जो है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक ये जो है उत्तर दक्षिण गलियारा है। उत्तर दक्षिण भारत के बीच तेज, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा। अब चलते हैं हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, चार जो है हमारे मुख्य जो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, आप देख रहे होंगे ये जो है एक चतुर्भुज बन रहा है, लगभग चतुर्भुज का शेप बनेगा। इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, जो चार जो मुख्य शहर है उनको जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है ये। तो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना किस किस को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। और अगर आपसे पूछे जाए कितनी किलोमीटर लंबी है, तो ये जो है 5846 यानी 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5846 किलोमीटर है। तो ये जो है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम जो गलियारा है सिलचर तथा पोरबंदर के मध्य है। ये आपका सही उत्तर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण, हानियां तथा देरी को घटाता है? तो कौन सा साधन जो है? अब ये जो शब्द है गहनांतरण जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसशिपिंग, यानी कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये कौन सा ऐसा माध्यम रहेगा जिससे उसकी हानि भी नहीं होगी और उसे देरी भी नहीं होगी पहुंचने में? तो ये जो है पाइपलाइन। और देखिए रेल परिवहन से जो है हम हर जगह रेल लाइन नहीं बिछा सकते, सड़क परिवहन, जल परिवहन, ये जो है हमारे परिवहन के साधन है, परंतु हम बहुत तेजी से और उससे जो है उसकी हानि भी ना हो, ऐसा नहीं हो पाता। तो
हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, पाइपलाइन के थ्रू हम जो है वो चीजें आसानी से पहुंचा सकते हैं। पाइपलाइन परिवहन में वस्तुओं, जैसे क्या क्या वस्तुएं हम पाइपलाइन के माध्यम से भेजी जाती हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, जल, इन सभी को जो है पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, को सीधे स्रोत से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है जहां सोर्स है इसका। जैसे पेट्रोलियम अगर गुजरात में मिल रहा है तो उसे डायरेक्ट जहां पर जरूरत है पाइपलाइन के माध्यम से डायरेक्ट वहां पर ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। इसमें माल उतारने चढ़ाने की जो आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे अगर हमें जो है ट्रांसफर करना है वो मटेरियल, तो हमें उसमें जो है लोगों की आवश्यकता होगी, उसे माल को ढोने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता होगी। पर पाइपलाइन में क्या होगा, वो डायरेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है, उसमें इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, जिससे हानियां और देरी दोनों कम होंगी। तो उसमें जो है गिरने के जो है डर रहेगा, कहीं बिखर ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए, वो सारी जो हानियां थी वो खत्म हो जाएंगी और देरी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जो है पाइपलाइन के माध्यम से बेच रहे हैं। कहीं आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट में वो चीजें कहीं रुक जाती किसी भी कारणवश, तो वो जो है वो देरी जो होती अन्य साधनों से वो पाइपलाइन में नहीं होगी। पाइपलाइन से सीधा जो आपका मटेरियल है वो डायरेक्ट जो है, या पेट्रोल डीजल, पेट्रोल जो है या फिर गैस, प्राकृतिक गैस, जिसे भी हम भेजना चाहते हैं वो डायरेक्ट जो है वहां तक पहुंच जाएगी। तो इसमें जो है हमारा जो सही उत्तर होगा वो पाइपलाइन होगा। जैसे यहाँ पर जो है ये एक पाइपलाइन जो है गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जगदीशपुर और न्यू दिल्ली को जो जोड़ती है, HVJ पाइपलाइन है इसका नाम। तो ये जो है डायरेक्ट जो है, अब जैसे अगर अन्य परिवहनों का साधनों का माध्यम हम कोशिश करते हैं उससे, तो क्या होता है, उसमें देरी होती है और उससे जो है हानि भी हो सकती थी। परंतु पाइपलाइन के माध्यम से इतने बड़े एरिया में भी जो है आसानी से हमने इस पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पाइपलाइन। अब इसमें पाइपलाइन से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। जैसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVJ पाइपलाइन। HVJ पाइपलाइन हजीरा यानी गुजरात में, विजयपुर जो आपका मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इन तीनों को जो है जोड़ती है जो पाइपलाइन, उसी का नाम है HVJ पाइपलाइन, HVZ पाइपलाइन। तो इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजर रही है? तो हमने जो है देखा, जो राज्य है मध्य प्रदेश से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है जी। गुजरात से, बिल्कुल गुजरात से ही स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र तो कहीं भी नहीं है इसमें, तो महाराष्ट्र से तो नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो हमारे जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? महाराष्ट्र हमारा सही उत्तर होगा, कि महाराष्ट्र से जो है ये नहीं गुजरती है। जो हमारी इस पाइपलाइन का नाम क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जो कि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है ये गुजरात से शुरू होती है, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश तक आती है। अब इसके बारे में अगर देखें यहाँ पर, तो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। तो भारत की जो महत्वपूर्ण, इसमें कौन सी चीज जाती है? प्राकृतिक गैस जो ट्रांसपोर्ट होती है। 1986 में गेल की फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में। कितने किलोमीटर है? 1700 किलोमीटर है इसकी लेंथ। प्राकृतिक गैस को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा जो है किन किन जो है क्षेत्रों में पहुंचाई जाती है गैस? ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी में औद्योगिक क्षेत्रों जो है, इनके औद्योगिक क्षेत्र है, वहां तक पहुंचाया जाता है। कितनी लंबी है? 1700 किलोमीटर लंबी। किसके द्वारा बनाएगी? गेल के द्वारा बनाएगी 1986। तो इसके द्वारा क्या सप्लाई की जाती है? प्राकृतिक गैस। तो ये आपका आंसर हुआ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन महाराष्ट्र में से या इस राज्य से नहीं गुजरती है। अब क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पत्तन जो है, पत्तन मतलब आपका जो पोर्ट होता है उसको बोलते हैं पत्तन, पूर्वी तट पर स्थित है। जो देखिए यहाँ पर कुछ और भी पूर्वी तट से संबंधित जो है आपके पत्तन होंगे, यानी जो पोर्ट है अंतः स्थलीय, यानी कि स्थल के अंदर अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है। पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो में भी देखेंगे आप, तो फोटो में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर जो है अंदर तक जाने की सुविधा है इसमें। तो ये जो है जमीन भी शुरू हो गई, पर अंदर भी जो है जहाज जा सकते हैं। तो अंतः स्थलीय इसे बोलते हैं। अधिकतम गहराई, देखिए बड़े जब जहाज जाते हैं तो बड़े जहाजों का वजन भी बहुत ज्यादा होगा। तो वजन ज्यादा होगा तो नीचे गहराई ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो फंस ना जाए।
अगर रेत आने लगा उनकी रास्ते में तो फंस जाएंगे और फिर उन्हें निकालना वापस भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें गहराई चाहिए उसकी पत्तन के, और ये फिर पूर्ण सुरक्षित भी होते हैं, बिल्कुल पूर्ण सुरक्षित होंगे ताकि बड़े बड़े जहाज भी आसानी से जा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है पत्तन ये सारी विशेषताएं रखता है? चेन्नई है, तुतिकोरिन है, पारादीप है या विशाखापत्तनम है? तो इनमें से जो आपका आंसर होगा विशाखापत्तनम जो पोर्ट है, जो पत्तन है पूर्वी तट पर, वो अंतःस्थलीय है, अधिकतम जो है गहराई वाला है और पूर्ण सुरक्षित है। उसके बारे में कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और चेन्नई के बीच में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और चेन्नई के बीच में है। कब जो है कार्यात्मक हुआ था? 1933 में। 1933 में ये शुरू हो चुका था। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया है और सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात होता है। इस पोर्ट से किस चीज का निर्यात हो रहा है? लौह अयस्क का। कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, एल्यूमिनियम का भी आयात निर्यात होता है। यहाँ से अन्य चीजें कौन सी हैं? सबसे मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात होता है, और क्या क्या चीजें हैं? कोयला, पेट्रोलियम, उर्वरक और एल्यूमिनियम का भी आयात निर्यात यहाँ से किया जाता है। पूर्वी तट का ये सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट पर जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त भी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शिप्स आती हैं। ये जो है आपका पत्तन जो पूर्वी तट पर है वो विशाखापत्तनम है, जो कि अंतःस्थलीय, अधिकतम गहराई वाला और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और उससे संबंधित आपने जाना कि 1933 में स्टार्ट हो गया था। आंध्र प्रदेश के अंदर है, भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है और लौह अयस्क का यहाँ से निर्यात होता है, और पूर्वी तट का ये सबसे गहरा और व्यस्त बंदरगाह है। अब क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा परिवहन साधन भारत में सबसे प्रमुख है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन? देखिए इनमें से आप याद कीजिए कि सबसे जो है प्रमुख साधन कौन सा होगा परिवहन का। आप जो है पाइपलाइन, आप हर कोई तो पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है व्यक्ति, पाइपलाइन नहीं होगा। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, अगर आपको दूर जाना है तो आप किसका? वायु परिवहन का हम आसानी से उपलब्ध हो पाता है, हर कोई व्यक्ति तो नहीं कर पाता क्योंकि वायु परिवहन होता है महंगा, तो वायु परिवहन के माध्यम से नहीं जाएंगे। अब सड़क परिवहन और रेल परिवहन में देखें तो कौन सा जो है सस्ता परिवहन है? अगर हमें यहाँ से असम जाना है या फिर हमें यहाँ से दिल्ली से पटना जाना है, दिल्ली से पटना का जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर आप बस से जाना चाहेंगे या रेलवे से जाना चाहेंगे? तो आप देखेंगे कि दोनों में सुविधाजनक रेलवे होती है, सुविधाजनक क्योंकि आप आराम से बैठ के जा सकते हैं, और बस में जो है दुर्घटना की संभावना हो सकती है, पर रेलवे में जो है आपको आसानी से बैठ कर जाएंगे, और दूसरी बात उसमें खर्चा यानी कि पैसे जो लगेंगे वो सड़क परिवहन की तुलना में कम लगेंगे। इनमें जो है सबसे जो है परिवहन का साधन सबसे भारत में प्रमुख कौन सा होगा? रेल परिवहन। हमारा सही उत्तर क्या होगा? रेल परिवहन जो है सबसे प्रमुख साधन है, तो रेल परिवहन सबसे प्रमुख साधन। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? जो दो देशों या दो से ज्यादा देशों के मध्य जब व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए जब देश के अंदर ही व्यापार हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? आंतरिक व्यापार बोलेंगे। देश के अंदर ही जो है व्यापार हो रहा है। बाहरी व्यापार जो है नॉर्मल भी हो सकता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य के बाहर जो व्यापार हो रहा है बाहरी व्यापार कह सकते हैं। पर दो देशों या दो से ज्यादा देशों के मध्य जो व्यापार होगा उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। अब इस प्रश्न में हमें 30 शब्दों में उत्तर देना है। किसके बारे में पूछा गया? सड़क परिवहन के। क्या पूछा गया है? 3 गुण पूछे गए हैं, तो आप जो है खुद भी बता सकते हैं। अब जो है आप खुद 3 जल्दी से गुण अपने मन में सोचिए क्या क्या गुण है सड़क परिवहन के, क्या क्या फायदे हैं सड़क परिवहन, क्योंकि हमने सब नहीं यूज किया है। सड़क परिवहन, आपके घर तक सड़क आती है क्या? बिल्कुल, आपके घर के बाहर तक की सड़क आती है, तो हर जगह जो है आसानी से सड़क परिवहन को पहुंचाया जा सकता है। सड़क परिवहन के माध्यम से और क्या हो सकता है? सस्ता होता है सड़क परिवहन, बिल्कुल सस्ता होगा, क्योंकि छोटी दूरी के लिए, बड़ी दूरी के लिए जो है अन्य परिवहन जो है साधन हम मान सकते हैं कि सस्ते हैं, पर छोटी दूरी के लिए क्योंकि हर जगह जो है ना तो हम एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि वायु परिवहन के माध्यम से जा सकते हैं। अगर हमें 100 किलोमीटर दूरी जाना है तो क्या हम वायु परिवहन का इस्तेमाल करेंगे? वो तो बहुत महंगा हो जाएगा। जल परिवहन हर जगह अवेलेबल होता नहीं,
और रेलवे भी जो है सीमित दायरे होते हैं रेलवे के, क्योंकि रेलवे लाइन हर जगह नहीं बिछाई जा सकती, तो सड़क परिवहन ही होता है। तो ये कुछ इसके गुण रहे। और गुण जान लेते हैं हम क्या क्या हो सकते हैं। सड़क मार्ग जो है रेलवे मार्ग की तुलना में निर्माण इसके सस्ते होते हैं, क्योंकि सड़क परिवहन जो है आसानी से कोई छोटी गलियों के बीच में से भी जा सकते हैं, जो आपके आसपास की कॉलोनी है उसके बाहर से भी रेलवे मार्ग निकाला जा सकता है, परंतु रेलवे मार्ग निकालना वहां से बहुत आसान नहीं होगा और उसके लिए बहुत लागत भी लगाई जाती है, क्योंकि उसको पटरी बिछाने के लिए उसमें ज्यादा लागत लगती है बजाय आपके सड़क मार्ग बनाने में। तो सड़क मार्ग जो है रेलवे मार्ग से सस्ता है, पहला ऑप्शन आपका पहला पॉइंट हो गया। ये कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं, जहां पर जो है रेलवे मार्ग नहीं बनाए जा सकते, जहां पर जो है परिवहन के लिए जो है वायु मार्ग के लिए वहां पर जो है एयरपोर्ट नहीं बनाए जा सकते, तो वहां पर जो है सड़क मार्ग बनाए जा सकते हैं। तो एक कठिन और पहाड़ी क्षेत्रों में भी क्योंकि आसानी से हम सड़क बना सकते हैं। तीसरा, साथ ही किफायती होकर घर घर परिवहन सुविधा प्रदान करते हैं और इन्हें जो है हर घर तक जो है सड़क बनाई जा सकती है, पर हर घर तक जो है रेलवे तो नहीं आ सकती, ना ही जो है आपको हवाई जहाज छोड़ने आ सकता। तो सड़क मार्ग इसलिए जो है ये सारी तीनों इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। आप जो है इसके अलावा भी अपने जो पॉइंट्स आपने अभी सोचे थे वो पॉइंट भी इसमें ऐड करें और इसे साथ में लिख लें, ताकि आपकी मेमोरी में एक बन जाए आंसर आपका, और आप आसानी से अपने एग्जाम में भी लिख पाए आंसर। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? कि रेल परिवहन कहां पर सबसे ज्यादा जो है अच्छा परिवहन रहेगा और क्यों, उसका कारण क्या है? रेल परिवहन कहां के लिए ज्यादा अच्छा होगा? रेल परिवहन जैसे पहली बात, रेलवे लाइन कहां बिछाई जाती है? समतल क्षेत्रों में, क्योंकि रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमें समतल क्षेत्र चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बिछाई जा सकती आसानी से, उसके लिए समतल जमीन चाहिए। तो कहां पर हमारे भारत में हम देखें तो उत्तरी मैदान जो है वहां पर जो है समतल भूमि पाई जाती है, तो और वहां पर जनसंख्या भी बहुत अधिक है। अब रेलवे लाइन अगर बिछानी है तो हमें ऐसी जो है जमीन चुननी होगी जहां पर एक तो समतल भूमि हो, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उससे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहीं पे तो हमें जो है रेलवे की आवश्यकता होगी, ज्यादा आवश्यकता होगी वहां पर, क्योंकि परिवहन के लिए फिर ये सस्ता साधन होगा। तो रेल परिवहन जो है सबसे सुविधाजनक साधन है कहां पर? उत्तरी मैदानों में, भारत में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में विशाल समतल भूमि जरूरी है, एकदम सपाट भूमि, और पटरियां बिछाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि पटरियां बिछाने के लिए हमें समतल भूमि की आवश्यकता होती है। विशाल जनसंख्या, यहाँ पर जो है विशाल जनसंख्या, क्योंकि ये जो है आपका गंगा यमुना का जो है क्षेत्र है, जहां पर इस क्षेत्र में जैसे आपका उत्तर प्रदेश आता है, इसमें जो है आपका बिहार क्षेत्र, बिहार वाला राज्य भी आता है, तो वहां पर अगर आप पॉपुलेशन देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या अगर देखें सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 20 करोड़ के आसपास है। तो 20 करोड़ कितनी जो है जनसंख्या, उसी तरीके से अगर हम बिहार में देखें तो बिहार की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो विशाल जनसंख्या इसका एक कारण रहा, तथा उच्च कृषि उत्पादकता के कारण रेल परिवहन एक लाभदायक उद्यम है। तो यहाँ पर जो है कहां पर जो है सबसे बेस्ट है रेलवे परिवहन का साधन? ये उत्तरी मैदान में जो विशाल क्षेत्र है वहां पर समतल भूमि है, वहां पर पटरी बिछाना आसान होता है, वहां पर सघन जनसंख्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, कृषि उत्पादकता अच्छी है, तो वहां पर जो है परिवहन का एक लाभदायक साधन है। तो रेल परिवहन से संबंधित आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सीमांत सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स का महत्व क्या है? जो बॉर्डर के आसपास जो रोड बनाई जाती हैं वो जो है उनका क्या महत्व है? देखिए, बॉर्डर के आसपास जो रोड जो है नॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? तो इसको बनाने का कौन कार्य करती है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है स्टार्टिंग कब हुई? भारत में 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया। तब से जो है ये भारत में जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उसकी रोड बनाती है। जो सामान्य जो रोड बनाने की संस्थाएं वो इसका निर्माण नहीं करती हैं, उसका निर्माण जो है BRO जो है उसके द्वारा ही किया जाता है। तो उसका महत्व बताएं, आपको बताना है सीमांत सड़कों का क्या महत्व है। सीमा जो सड़कें होती है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण है? वे उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में जैसे क्षेत्रों में पहुंच सुधार करती हैं। तो वहां पर जो है जो हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र देखें या उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखें तो वो बॉर्डर्स लगते हैं हमारे बहुत सारे देशों से, तो उसका बनाने का काम कौन करता है? BRO काम करता है उसको बनाने का। तो BRO बना क्यों रहा है उन रोड्स को? क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में आसानी से जो है सुधार हो सके, उन क्षेत्रों में पहुंच बन सके, सरकार की भी पहुंच बन सके, और जहां भूभाग जो है बहुत कठिन है तो वहां पर रोड बनाने का काम करता है BRO। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो वो जो है क्योंकि बॉर्डर से लगे हुए हैं अन्य देशों से, तो वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से भी रोड बनाना, ताकि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो वहां पे इजिली जो है
पहुंच बन सके, हमारी सेना की पहुंच बन सके, वहां पर मेडिकल सुविधाओं की पहुंच बन सके, इसलिए बीआरओ द्वारा इन जो क्षेत्र हैं वहां की रोड बनाने का कार्य किया जाता है। तो सीमा सड़कों का रोड का कार्य किया जाता है, तो उनका महत्व बताना था आपको। तो उत्तर और उत्तरी सीमा में जो है ये क्षेत्रों में जो है रोड बनाने का कार्य करती है। उससे जो है इसमें जो है कुछ चीजें ऐड नहीं है, जैसे आप बता सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हम सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे जो है रोड बनने से इजी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। दूसरा मेडिकल फैसिलिटी, अगर वहां पे जो है कभी भी कोई दुर्घटना होती है उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज आराम से पहुंच सकती है, इसलिए इनका महत्व है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर बताना है। व्यापार क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन, एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? व्यापार बोलते हैं। जब ये व्यापार जो है दो देशों या दो से अधिक देशों के मध्य होता है, इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और जब ये एक ही देश के अंदर होता है तो इसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। आइए क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। व्यापार आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात। क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन है, वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन है जो कि लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। दो से अधिक देशों के मध्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और जबकि एक ही देश के भीतर जो होता है, एक क्षेत्र में होने वाले व्यापार को हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। यानी कि भारत के अंदर जो आंतरिक व्यापार हो रहा है उसे हम स्थानीय व्यापार के नाम से भी जानते हैं। और भारत जो है अगर अमेरिका के साथ व्यापार करता है, भारत जो है यूएई के साथ व्यापार करता है, भारत जो है अन्य ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करता है, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानेंगे। तो ये था आपका व्यापार और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, परिवहन और संचार, ये दो जो चीजें हैं, ये साधन जो है किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो परिवहन के माध्यम से जो है हम कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। अब हमने जो है 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, क्षेत्र के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा और सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र को, उसके बारे में पढ़ा। प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उन्हीं को ही जो है परिष्कृत करके, उनको ही चेंज करके हम द्वितीय क्षेत्र में जो है उनका उत्पादन करते हैं। अब हमने जो है गेहूं को लिया और हमने जो है चीनी को लिया, इनसे हमने बिस्किट का उत्पादन कराया, बिस्किट बनाया। अब बिस्किट, या फिर हमने चिप्स बना रहे हैं, आलू लिए, आलू से जो है हमने उनको कट किया, उन्हें सुखाया और उसमें जो है मतलब वो चेंज किया हमने चिप्स में। ऐसे ही रस्क बनाए हमने, रस्क जिन्हें आप पापे बोलते हैं, वो बनाए। अब ये बन चुके हैं कंपनी के अंदर, अब इन्हें जो है मार्केट में पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परिवहन। तो परिवहन अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा रोल निभा रहा है आप देख रहे हैं हर जगह। अब वो जो उत्पाद आना था, जो गेहूं आपने खरीदा, जो चीनी आपने खरीदी थी, इन सभी वस्तुओं को बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आपके पास आई, फैक्ट्री तक आई, वो किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। यहां से जाएगी मार्केट में परिवहन के माध्यम से। तो देख रहे हैं आप परिवहन का कितना बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में। ऐसी संचार, अब संचार का अगर जो है हमें अब भारत के अंदर या किसी भी राज्य में बैठे हैं, हमें बातचीत करनी है तो संचार के माध्यम से कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के माध्यम से समझते हैं इसका अर्थ। अर्थव्यवस्था के माध्यम से क्या अर्थ रहेगा इसका? अगर किसी भी कंज्यूमर को किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो संचार के माध्यम से वो आसानी से जो है अपने घर तक उसे मंगा सकता है। क्या इसमें संचार की भूमिका रहेगी? बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में देखिए किस तरीके से जो है दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और ये अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं और किसी भी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। अब जो है कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। परिवहन और संचार के साधन निम्न कारणों से किसी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्या, कैसे कहे जाते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और आवागमन में मदद करते हैं। वस्तु और सेवा अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो संचार और परिवहन दोनों ही इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। और क्या पॉइंट रहेगा? परिवहन संचार के विकास में मदद करता है। परिवहन किसमें मदद कर रहा है? संचार के विकास में भी मदद कर रहा है। संचार के विभिन्न साधन हमें दुनिया के सभी हिस्सों के साथ एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करते हैं। इनसे दुनिया में करीबी लाई जा सकती है। मतलब अब हमें जो है अगर कोई भी व्यापार करना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हमें कुछ तो किसी तरीके से तो कांटेक्ट करना होगा। वो कांटेक्ट कैसे होगा? वो होगा हमारा संचार के माध्यम से। हमें अगर ट्रेड करना है, हमें व्यापार करना है, तो संचार के माध्यम से हम अन्य देशों के साथ जो है कांटेक्ट रखेंगे, और इससे कांटेक्ट रखने से क्या हो रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और परिवहन के माध्यम से जो है वो चीजें पूरी हो जाती हैं, उन तक पहुंच जाती हैं। रेलवे परिवहन, व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा। बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो रेलवे का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो है, या फिर आप भी जो है अन्य असम जा रहे हैं, आप जो है
तमिलनाडु जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, तो कैसे रेलवे का इस्तेमाल करेंगे आप? व्यापार के लिए भी रेलवे का इस्तेमाल होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में, तीर्थ यात्रा के लिए, लंबी दूरी तक माल के परिवहन के लिए, ये सभी जो गतिविधियों को संचालित करने में मदद करता है। तो परिवहन में हमने रेलवे परिवहन के बारे में जाना कि किस तरीके से जो है वो अर्थव्यवस्था में मदद कर रहा है। फिर पाइपलाइनों को जान लेते हैं। पाइपलाइन भी परिवहन का एक साधन है। इनका उपयोग रिफाइनरी और कारखानों तक कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इन सबको पहुंचाने के लिए किया जाता है। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को पहुंचाने के लिए कौन कार्य कर रहा है? पाइपलाइन भी देखिए किस तरीके से परिवहन में एक अर्थव्यवस्था, परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्या सहयोग कर रही है। जल परिवहन सबसे सस्ता, जल परिवहन अगर हमें किसी एक देश से दूसरे देश अगर कुछ सामान भेजना है तो जल परिवहन बहुत सस्ता होता है, तो सबसे सस्ता साधन है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हमें बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज भेजनी है तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है? वो जल परिवहन है। वायु परिवहन सबसे तेज और सबसे आरामदायक साधन है। अब वायु परिवहन के माध्यम से बहुत तेजी से किसी वस्तु को या किसी चीज को हम अन्य देश में या अन्य जगह पर बहुत तेजी से भेज सकते हैं, और सबसे आरामदायक भी साधन है तो वायु परिवहन। ये सभी जो परिवहन के साधन है किस तरीके से अर्थव्यवस्था में जो है रोल निभा रहे हैं। ये साधन देश के विकास में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें जो है किसी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इसलिए ही कहा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं चाहे रेलवे हो, चाहे पाइपलाइन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे वो संचार हो, सभी जो है किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट जो 15 ईयर्स है, पिछले 15 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है इसकी बदलती प्रकृति पर एक लेख लिखना है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या बदलाव आए पिछले 15 सालों में, क्या रहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या चेंजेस आए, वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 1991 की बात करें, 1991 में जब हमने एलपीजी यानी कि एलपीजी, 3 चीजें थी इसमें। क्या क्या चीजें थी? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण अपनाया। इसके बाद जो है हम विश्व से जुड़ गए व्यापार में। अब जो है हम भारत से भी कोई चीज भेजना चाहते हैं, बाहर जो है व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। वहां के लोग जो है हमारे भारत में कोई वस्तु भेजना चाहते हैं, इस तरीके से ये जो है हम वैश्विक व्यापार से जुड़े। 15 सालों में, लास्ट 15 ईयर्स में क्या क्या बदलाव आए हैं अब देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति अगर हम देखें 15 सालों में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कई परिवर्तन हुए हैं। इसका दायरा विश्व भर में फैल गया है। पहले भारत का व्यापार मुख्यतः एशिया, यूरोप के चुनिंदा देशों के साथ था। पहले जो भारत का व्यापार जो है कुछ ही जो है कंट्रीज के साथ था, जो एशिया और यूरोप की कंट्रीज के साथ। परंतु अब अगर हम देखें तो इसका दायरा विश्व भर में फैल गया है। अब जो है हम लगभग हर कंट्री के साथ ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका की कंट्रीज हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ देख रहे हैं, चाहे हम जापान के साथ देख रहे हैं, चाहे हम जो है रशिया के साथ तो हम बहुत पहले से व्यापार करते हैं, अमेरिका के साथ, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज के साथ, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है उनके साथ हमारा व्यापार जो है बढ़ा है। अब भारत एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका को बोलते हैं, तथा विकसित देशों के साथ जो है बड़े पैमाने पर व्यापार करता है। तो अब जो है भारत का जो दायरा बढ़ा है देशों के मामले में, जिनसे हम पहले व्यापार करते थे, अब हमने अन्य देशों से भी व्यापार करना शुरू किया है। निर्यात की वस्तुओं में परंपरागत उत्पाद, जैसे पहले जो निर्यात की वस्तुओं में क्या आता था, सिर्फ हम कपास, चाय, चमड़ा इनका व्यापार करते थे। परंतु अब हम देखें तो इंजीनियरिंग सामान, अब क्या चेंजेस आए, रसायन, औषधि, वस्त्र, सॉफ्टवेयर, सेवाएं, ये सभी जो है अब शामिल हुई है व्यापार में। जो है देशों में ही बदलाव नहीं आया जिनके साथ हम व्यापार करते थे, उन वस्तुओं में भी बदलाव आया जिनका जो है हम आदान प्रदान करते थे या निर्यात करते थे। अब देखें आयात में जो है पहले हम सिर्फ पेट्रोलियम, आयात में क्या चेंज आया, पेट्रोलियम, मशीनरी, सोना, उर्वरक और उच्च तकनीकी वस्तुएं भी बढ़ी हैं। अब जो है हमने इनमें भी चेंजेस किए, इनमें जो है ये सारी चीजें बढ़ोतरी हुई, वैश्वीकरण और उदारीकरण। देखिए मैं पहले ही बात कर चुका था इन पे। इनके माध्यम से क्या हुआ, व्यापार की प्रकृति बदली है, भारत का हिस्सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार व्यापार का जो स्वरूप है अधिक विविधतापूर्ण और आधुनिक हुआ है। अब इस व्यापार में अगर आप देखें, जैसे आप जो है भारत में भी जो है आज पिज्जा की कंपनी देखते हैं, पिज्जा में आप डोमिनोज देखते हैं, तो भारत की नहीं, वो जो है अमेरिका की कंपनी वो भारत तक आ गई। अगर आप कपड़ों में देखेंगे तो कपड़ों में भी आपको अलग अलग कंपनी, लेविस दिखाई देगी, जींस में देखेंगे तो लेविस दिखाई देगी। तो ये सभी किस वजह से आ पाई, वैश्वीकरण के माध्यम से। ये कैसे आ पाई, ये इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से, जो है विश्व में जो है व्यापार एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी हुई, इतनी सुविधाजनक हुई, उसी की वजह से ये पहुंच पाया।
और इससे जो है अब हमने पहले जो कुछ देशों के साथ ही जो व्यापार सीमित था भारत का भी, भारत ने उसमें भी जो है प्रगति की, उसमें भी अन्य देशों के साथ भी जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें जो वस्तुएं हैं उसमें भी बदलाव आ रहा है, हम अन्य वस्तुओं में भी उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपने यहाँ से निर्यात करने की जो है कोशिश कर रहे हैं उसमें नई चीजों का। तो ये जो है लास्ट 15 ईयर्स में बदलाव। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, वो प्रेजेंट से जोड़ने का प्रयास किया है हमने, परंतु अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो वहां पर जो है वो लगभग बहुत पुराना जो है डाटा था उसमें, इसलिए क्योंकि वर्तमान में 2025 चल रहा है, उसमें जो है 2000 की बात की गई, सन 2000 के आसपास की, तो वो जो है बहुत पुराना डाटा हो जाएगा, इसलिए अभी हमने जो रिसेंट में जो चीजें हैं उनको यहाँ पर आंसर में आपके लिए जोड़ा है। तो ये जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जो है पीपीटी और पीडीएफ जो है उससे रिवीजन कर सकें अपने इन सभी क्वेश्चंस का। थैंक यू, जय हिंद।